क्या आपको पता है कि जब इंसान मां की पेट के अंदर होता है तो इंसान की टेल होती है, इंसान की दुम होती है, लेकिन इंसान जब पैदा होता है तो इंसान की दुम नहीं होती। इसके अलावा इंसान जब मां की पेट के अंदर होता है तो इंसान की जो ये फिंगर्स हैं ये आपस में वेब्ड होती हैं, जुड़ी होती हैं, बिल्कुल जैसे आप डक की फिंगर्स देखते हैं, आगे से जाला बना होता है। बिल्कुल जैसे आप एम्फीबियन या फ्रॉग की फिंगर देखते हैं तो वो आपस में वेब्ड होती हैं, जुड़ी होती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी रोजाना के हिसाब से मिलियंस ऑफ आरबीसी टूट रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि पुराने हो जाते हैं तो सेल उनको बजाते खुद ही खा जाते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन सेल के अंदर न्यूरॉन की तादाद जो होती है उसको कंट्रोल करना और कैंसर से बचाना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और कुछ पार्ट ऑफ सेल ऐसे होते हैं जो कि उन न्यूरॉन को डाइजेस्ट कर देते हैं, खा देते हैं। सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेली भी मौजूद है जो कहता है कि आई एम जस्ट लाइक अ सुसाइडल जैकेट। अगर आप मेरे साथ टच करेंगे तो मैं खुद भी फट जाऊंगा और आपको भी तबाह कर दूंगा। इसके अलावा आपके जिस्म के अंदर कोई भी जर्म्स, जरासीम जब आपकी बॉडी में इंटर होता है तो एक ऑर्गेनेली ऐसा है जो कि उन जरासीम को फौरन खा जाता है। अगर वो ऑर्गेनेली अपना काम करना छोड़ दे तो वो जरासीम आपकी बॉडी के ऊपर हावी हो जाएंगे और आपको डिजीज हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा ये ऑर्गेनेली इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके जिस्म के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ये ऑर्गेनेली ना हो, आपके ब्रेन के अंदर लिपिड इतने जमा हो जाएं कि यू मे सफर विद टे सैक डिजीज, और बिलखसूस बच्चों के अंदर टे सैक डिजीज हो और बच्चे मेंटल रिटार्डेशन से मर जाएं। अगर ये ऑर्गेनेली ना हो या इसके एंजाइम्स काम ना करें तो आपकी बॉडी, ब्रेन और लिवर सेल के अंदर और मसल सेल के अंदर ग्लाइकोजन जरूरत से ज्यादा जमा हो जाए और इसके नतीजे में भी आपको बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। माय नेम इज इमरान खान और आज के इस वीडियो लेसन में हम उन खुदकुश बमबार जैकेट की बात कर रहे हैं, उन उन ऑर्गेनेल की बात करने जा रहे हैं जो ये तमाम फंक्शन आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। आप इस स्लाइड पर अगर गौर करें तो आप देखेंगे छोटा सा कोई पार्ट है, एक 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 ऑर्गेनेल मौजूद है सेल के अंदर, ये उसको निगल रहा है, यानी एक ऑर्गेनेल है जो दूसरे को निगल रहा है। तो ये ऑर्गेनेल क्या करता है, इसका शॉर्टकट आप मीनिंग देख सकते हैं। लाइजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, बर्स्टिंग, किसी चीज का टूट जाना, और जोमा वर्ड सोम्स वर्ड जोमा से निकला, इसका मतलब होता है बॉडी। तो ये सेल की वो सुसाइडल बैग हैं जो सेल के अंदर ये तमाम काम सरंजाम दे रहे होते हैं, या आपकी बॉडी के अंदर वो तमाम काम सरंजाम दे रहे होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं ये भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, बट ये ऑर्गेनेल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ये मिसिंग होते हैं। सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइसोसोम क्या है, हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको क्या करती है, सराउंड, एक जस्ट लाइक एक स्फेरिकल ऑर्गेनेल होते हैं। तो लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी हमेशा ये सिंगल मेम्ब्रेन होंगे। ये उस सिंगल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर शो की हुई है, इसको ये नहीं समझना कि ये डबल मेम्ब्रेन है। तो एक्चुअली दे हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन। इसके साथ दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्प्लिटिंग बॉडीज, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्प्लिटिंग बॉडीज। लाइजो मीन स्प्लिट, टूटना, जोम्स मीन बॉडी। दीज आर स्प्लिटिंग बॉडी ऑफ द सेल, these are suicidal bag of cell, these are actually autophagosome, these are phagosome, these are concerned with phagocytosis। इसलिए अगर मैं बात करूं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट आर इनरिच विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें वो एंजाइम है जो कि किसी चीज को तोड़ फोड़ देती हैं, उस एंजाइम किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकती है। तो ये वो डाइजेस्टिव एंजाइम है इनके पास, कोई भी चीज इनके साथ टच करेगी तो
तो ये फौरन उसके पास उस चीज को क्या कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, और उसके बाद उसके अंदर एंजाइम्स ऐसी डालेंगे कि वो सारी चीज टूट फूट जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे जैसे एक आप डेड बॉडी को तेजाब के ड्रम के अंदर फेंक दें तो बिल्कुल तहलील हो जाएगी। तो चूंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म दैट आर इनरिच विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सो इनका काम ज्यादातर हाइड्रोलाइसिस, डाइजेशन या ब्रेकडाउन से होगा। ये ज्यादातर कैटाबॉलिज्म करते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। इन जैसे ऑर्गेनेलिज और भी हैं जैसे ग्लाइऑक्सिसोम और परऑक्सिसोम, तीनों की शेप ऐसी ही होती है, बट फर्क ये होता है कि उनमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम होती हैं, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती हैं। इसलिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इनरिच विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो वो लाइसोसोम कहलाएगा, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज इनरिच विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम तो वो परऑक्सिसोम या ग्लाइऑक्सिसोम होंगे। लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था जो डी डव। 1949 में इन्होंने एक इस तरह से डायग्राम बनाकर बताया था कि एक ऑर्गेनेली मौजूद है जो बिल्कुल एक स्फेरिकल होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, और भरा होता है उन एंजाइम से जो डाइजेशन करती हैं, ब्रेक डाउन कर रही होती हैं। तो इसको डिस्कवर करने वाला ये साइंटिस्ट है, इनको आप पहचान लें। अक्रेंस कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। मोस्ट में क्यों कह रहा हूं मैं, ऑल यूकैरियोटिक क्यों नहीं कह रहा हूं? दीज आर एब्सेंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल, तो दीज आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि एमसीक्यूज में आ सकता है कि लाइसोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। याद रखना कोई भी सेल जिसके पास सेल वॉल है वो फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकता, और उसमें लाइसोसोम भी नहीं होंगे क्योंकि लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। तो चूंकि इनका ताल्लुक क्या होता है? फैगोसिटिक एक्टिविटी से। अब यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने वाला कैसे क्वेश्चन पूछेगा? याद रखना हमारी ब्लड के अंदर वो कौन से सेल हैं जो कि ज्यादातर फैगोसाइटोसिस से ताल्लुक रखते हैं? न्यूट्रोफिल होते हैं, वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो दीज आर मोस्ट अबंडेंट इन न्यूट्रोफिल, दीज आर मोस्ट अबंडेंट इन मैक्रोफेजेस, चूंकि मैक्रोफेजेस भी क्या कर रहे होते हैं? वो फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं। इसलिए अगर मैं क्वेश्चन बना दूं, दीज आर मोस्ट अबंडेंट इन बोथ ए एंड बी। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, दीज आर नॉट फैगोसिटिक सेल, इसलिए उनमें ये मौजूद नहीं होंगे। सो दे आर मोस्ट अबंडेंट इन व्हाइट ब्लड सेल, जहां पर ये जर्म्स को निगल रहे होते हैं, और उन सेल के अंदर ये ज्यादा होंगे जो फैगोसिटिक या डाइजेस्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। स्ट्रक्चर में हम बताएंगे कि इनमें कितनी क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो सिंपल एक समझ लें कि ये एक पानी से भरा हुआ एक बैग है। दिस इज जस्ट अ सिंपल सैक, एक सादा सी थैली है। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सो दीज आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। तो दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन एंड सिंपल सैक, थैलियां होती हैं, बिल्कुल ऐसे एक थैली सी है। लेकिन इस थैली के अंदर आपने क्या भरा हुआ है? सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, और इसके एंजाइम ज्यादातर किस मीडियम में काम करती हैं? एसिडिक मीडियम में काम करती हैं, कोई 5 के करीब पीएच होती है इसकी। सो दे आर रिच इन एसिड फॉस्फेटेजेस, यानी ये वो एंजाइम है जो डाइजेस्ट कर रही होती हैं, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ रही होती हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ फिल होती हैं। तो अगर इसको हम ओपन करें, कट करें, जैसे एक आपके पास बॉल है, टेनिस बॉल आप देखें तो टेनिस बॉल की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है। उस टेनिस बॉल को आप कट करें तो 2 पीस में कन्वर्ट हो जाती है, बाद में खराब हो जाती है 2 पीस। उसके अंदर आपने क्या भरी हुई है? एंजाइम्स भरी हुई है। और ये सारी एंजाइम्स कौन कौन सी हैं? सारी की सारी एंजाइम जो हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और दीज एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड ऑन RER एंड दे आर फर्दर प्रोसेस्ड इन गोल्जी बॉडीज, और गोल्जी बॉडी प्रोसेस करके इनको यहां भेज रहा होता है। क्लियर? तो ये वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट होके आई है। यहां पर कहां से ट्रांसपोर्ट होके आई है? ये RER से ट्रांसपोर्ट हुई है विया SCR, और SCR से गोल्जी बॉडी के पास उसके फार्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज तक इसकी प्रोसेसिंग हुई। वहां से ये बर्ड ऑफ निकला एज ए सेक्रेटरी वेजिकल, और वो सेक्रेटरी वेजिकल क्या रखता है? वो ये एंजाइम रख रहा होता है। सो ऑल एंजाइम ऑफ दिस लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड ऑन RER, ये याद रखना, एमसीक्यूज में अक्सर आता है। These enzymes are synthesized on RER and further processed in Golgi bodies. So synthesis of enzymes of lysosome या synthesis of lysosome enzyme take place on RER.
प्रोसेसिंग ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम टेक प्लेस इन गोल्गी बॉडीज। तो लाइसोसोम के एंजाइम्स की सिंथेसिस हमेशा आरईआर में होगी और प्रोसेसिंग किसमें होगी, गोल्गी बॉडीज में। इसलिए ये एमसीक्यू बाद का डबल एमसीक्यू बन जाता है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन डैश एंड फर्दर प्रोसेस इन डैश। तो सिंथेसाइज्ड इन आरईआर, प्रोसेस इन गोल्गी बॉडीज। अब चूंकि लाइसोसोम अपनी दो स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होगा प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरा होगा सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसकी स्ट्रक्चर में हमने ये मस्ट बताना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है। जैसे पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम बनती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी। सो वो लाइसोसोम सिंथेसाइज कहां से होके आ रहे हैं, लाइसोसोम एक्चुअली गोल्गी बॉडी से सिंथेसाइज होके आ रहे हैं, गोल्गी बॉडी से सिंथेसाइज होके आ रहे हैं। ये गोल्गी बॉडी का मैच्योरिंग फेज है। यही मैच्योरिंग फेज देखें कि वो पैक हो रहा है, अपने अंदर छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड पैकेट बना रहा है। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड पैकेट होते हैं जिनके अंदर एंजाइम कौन सी होती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती हैं। अगर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो ये पैकेट प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएगा। तो लाइसोसोम दैट जस्ट अराइज या ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्गी बॉडीज। क्लियर। तो ये एक्चुअली इसमें कौन सा एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जो कि प्रोसेस हुई है किसमें, गोल्गी बॉडीज में। तो यही कहा जाता है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स आर प्रोसेस इन गोल्गी बॉडीज। वो गोल्गी बॉडीज में प्रोसेसिंग हुई, उनकी फाइनल प्रोसेसिंग के बाद दे आर बर्डेड ऑफ, एक छोटी सी बर्ड निकलती है एज गोल्गी वेसिकल। छोटी सी एक बर्ड निकलती है वेसिकल, चूंकि राइज किससे हो रहा है, गोल्गी बॉडी से, इसलिए इसको क्या कहेंगे, गोल्गी वेसिकल। और ये गोल्गी वेसिकल अगर इसमें क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। इन लाइसोसोम दैट जस्ट अराइज फ्रॉम गोल्गी बॉडीज के मैच्योरिंग फेज से। तो लाइसोसोम अराइज फ्रॉम मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी वेसिकल बिकम प्राइमरी लाइसोसोम इफ इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब सेल के अंदर एंट्री लेगा तो वो, अगर वो सॉलिड है तो वो क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल बनाएगा। वो सॉलिड है तो क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल। तो एक तरफ प्राइमरी लाइसोसोम है, उसके अंदर कौन सी एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। दूसरी तरफ कोई सॉलिड पार्टिकल क्या है, वो सॉलिड पार्टिकल से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ही है। तो ये बैक्टीरिया जब भी फैगोसाइटोस होकर सेल में जाएगा, जैसे न्यूट्रोफिल को फैगोसाइटोस करेंगे, तो ये कोई भी फूड पार्टिकल व्हेन गेट इंटर इनटू द सेल, फैगोसिटिक सेल, इट बिकम फूड वैक्यूल। क्लियर। तो कोई भी सॉलिड पार्टिकल जब लाइसोसोम के अंदर इंटर होगा तो वो इनवेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन से होगा, वही मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन वैक्यूल बन जाएगी, क्योंकि उसमें वो फूड पार्टिकल है, इसलिए इसको कहेंगे फूड वैक्यूल। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम हमेशा टक्कर मारता है, कोलिजन होता है किसके साथ, फूड वैक्यूल के साथ। तो दोनों मिलकर एक ही बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं। अब ये बैक्टीरिया सारा ये क्या हो गया, ये एंजाइम्स है किसकी, प्राइमरी लाइसोसोम की, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और इसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद है। तो आप देख लीजिए ग्रीन कलर का वो बैक्टीरिया है जो कि सेल के अंदर क्या हुआ, फैगोसाइटोस होके आया। इसको फैगोसाइटोस कौन से सेल ने किया, ये आपके न्यूट्रोफिल सेल है। न्यूट्रोफिल सेल में ये बैक्टीरिया कहीं से आपके ब्लड में गया, फौरन न्यूट्रोफिल वहां पर पहुंचे, उन्होंने इस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस किया, तो ये बन गया फूड वैक्यूल। अब चूंकि उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, तो इधर से निकला प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम ने उसके साथ कोलिजन की, तो दोनों की कोलिजन से फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोसोम मिलकर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो when primary lysosome combine with food particle they become secondary lysosome. क्लियर। अब वो बैक्टीरिया किसके साथ मिक्सअप हो गया, समझ लो कि वो बैक्टीरिया आपका उस तेजाब के ड्रम में गिर चुका हुआ है। यहां पर वो क्या चीज है, प्राइमरी लाइसोसोम, उसके अंदर वो तेजाब क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये उस पूरे बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से any foreign particle that get entry into the cell is immediately engulfed by lysosome, and this lysosome is converted into secondary lysosome. So lysosome that just arise from Golgi body is primary lysosome. When lysosome combine with food particle या food vacuole, it becomes secondary lysosome. तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट था। अब हम देखते हैं इस लाइसोसोम के फंक्शन कौन कौन से, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन फैगोसाइटोसिस ही है, यानी किसी फॉरेन पार्टिकल को निगल लेना, डाइजेस्ट कर लेना, ब्रेक डाउन कर लेना। क्योंकि लाइसोसोम यही कह रहा है कि मेरे साथ टक्कर जो भी मारेगा मैं उसको स्प्लिट कर दूंगा, तोड़ दूंगा। इतना खतरनाक है, लेकिन इतना खतरनाक है, आपको ये कह रहा है मेरे साथ टक्कर नहीं मारनी,
जो मेरे साथ टक्कर का मारेगा, चूंकि मैं खुद कुछ बम्बार की तरह हूं, जो मेरे साथ टकराएगा मैं खुद भी फटूंगा और उसको भी मार दूंगा। एक्सक्यूज मी। तो होता क्या है कि से फॉर एग्जाम्पल ये कोई बैक्टीरियम है जो आपकी बॉडी में इंटर हुआ, आपके जैसे मुझे इन्फेक्शन हुई है, गले की इन्फेक्शन हुई है, तो ये बैक्टीरिया मेरे गले में चले गए, गले में सेल में इन्होंने अटैक किया हुआ है। अब उधर से ब्लड आ रहा था, ब्लड अपने साथ किसको लेके आ रहा है, से फॉर एग्जाम्पल ये न्यूट्रोफिल है, फैगोसिटिक सेल है, उसको लेके आ रहा है, मैक्रोफेजेस हैं वो भी आते हैं। अब ये न्यूट्रोफिल क्या करेंगे, ये फौरन इनके ऊपर होते हैं रिसेप्टर, बैक्टीरियल रिसेप्टर्स होते हैं, तो बैक्टीरिया जाकर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेगा, फौरन वो न्यूट्रोफिल इसके इर्द गिर्द सर्कल बनाएगा, उसकी मेम्ब्रेन क्या होगी, इनवेजिनेट होगी। इनवेजिनेट होने के बाद ये देखिए बैक्टीरिया ये आ गया, तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, एक मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल बन गया, दैट कंटेनिंग फूड या बैक्टीरियम। बैक्टीरियम चूंकि क्या बन गई, उसकी खुराक बन गई, क्योंकि वो बैक्टीरिया को खा रहा है, निगल रहा है, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, तो समझ लें आपने कोई बैक्टीरिया है, आपने मुंह खोला, वो अंदर चला गया। अब यहां पर न्यूट्रोफिल ने उस बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया, इंजेस्टिंग को कहते हैं फैगो। फैगो का मतलब होता है इंजेस्टिंग, इनगल्फिंग, क्लियर। इनगल्फ होने के बाद वो बैक्टीरिया फूड बन गया, और चूंकि वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर पैक हो गया, ये मेम्ब्रेन कहां से आई, यही इसकी मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन कौन सी है, यही मेम्ब्रेन जो इसके इर्द गिर्द सर्कल हो रही है, तो ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया, ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। अब लाइसोसोम ने इसको आगे काम होगा लाइसोसोम का, इधर से आ रहा है प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम कहां से आया था, दिस वन इज एक्चुअली प्राइमरी लाइसोसोम, ये गोल्जी वेसिकल के मैच्योरिंग फेज से आया। फौरन लाइसोसोम इसके साथ टक्कर मारेगा, जैसे उसके साथ टक्कर मारेगा तो दो स्मॉलर गुब्बारे आपस में मिलते हैं, दो मॉलिक्यूल की कोलिजन से एक बड़ा गुब्बारा सा बन जाता है। तो ये दोनों चूंकि मेम्ब्रेन बाउंड हैं, तो इन दोनों की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होंगी, तो एक बड़ा बुलबुला बन जाएगा। वो जो बड़ा एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बनेगी बाय द कोलिजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फूड वैक्यूल, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया किसमें आ गया, वो लाइसोसोमल एंजाइम के साथ मिक्सअप हो गया। अब लाइसोसोमल एंजाइम सारी उसको डाइजेस्ट कर लेंगी, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इससे वो बैक्टीरिया सारा डाइजेस्ट हो गया, और उसमें से वो अपनी उस बैक्टीरिया के जो छोटे छोटे पीसीज हैं, उसकी डेड बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े करके वो वापस एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकाल लेती है। इसके जरिए फिर वो एंटीजन पूरी ब्लड में फैल जाती है, और फर्दर एक्शन जो इम्यून सिस्टम है वो एक्शन में आ जाता है। सो ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, चूंकि इसने फैगोसाइटोसिस की, उसने बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं फैगोलाइसोसोम या फैगोसोम्स। तो फैगोसोम हमेशा कौन होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम होगा, प्राइमरी लाइसोसोम नहीं है। तो व्हेन आवर सॉलिड पार्टिकल एंट्री, कोई भी जर्म आपको इन्फेक्शन करेगा, फौरन न्यूट्रोफिल पहुंचेंगे, उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, इंजेस्ट करेंगे, पहले इंजेस्ट करेंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे, इंजेशन होगी। तो व्हेन सॉलिड पार्टिकल गेट एंट्री इनटू द सेल, दिस प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब उस फैगोसाइटोसिस के नतीजे में जो बैक्टीरिया या जर्म होगा वो इनक्लोज होगा एक मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये बन जाएगा फूड वैक्यूल। तो एनी सॉलिड पार्टिकल व्हेन एंटर इनटू द सेल इट बिकम फूड वैक्यूल। Any solid object when enter into the cell through invagination of membrane, it becomes food vacuole. When food vacuole combine with primary lysosome, then it becomes secondary lysosome. अब सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर क्या है, वो बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल भी है, और लाइसोसोमल एंजाइम भी है। लाइसोसोमल एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर लेंगी और इसके पीसीज को बाहर फेंक देगी, जो एंटीजन का काम करेंगे। तो इस तरह से बैक्टीरिया, ये लाइसोसोम आपको बहुत से जर्म से बचा रहा है, हर तरह के जरासीम से आपको प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑटोफेजी। अब कोई भी सेल का पार्ट जब पुराना हो जाता है, से फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पड़े हैं, ये पुराने हो चुके हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद चेंज होती रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, और ये बाइनरी फिशन के जरिए अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। अब हमने नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने हैं, पुराने बिल्कुल अब इतना ज्यादा उनका फंक्शन नहीं रहा, तो उसको हम नॉन फंक्शनल होते जा रहे हैं, तो उनको हम रिप्लेस करेंगे। तो सेल ने अगर अपने किसी मटेरियल को रिसाइकल करना है, तो सेल अपने ही पार्ट को खाना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटो का मतलब होता है खुद, और फेजी का मतलब होता है खाना, तो खुद को खा जाना। इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच सेल ईट्स इट्स ओन पार्ट। सेल ईट
ईट्स इट्स ऑन पार्ट, अपने ही पार्ट को खा जाता है। जैसे से पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, डिटेल प्रोसेस तो इस ऑटोफेजी का बड़ा लेंथी है। मैं थोड़ा सा इसका आइडिया आपको दे रहा हूं कि ये पुराने माइटोकॉन्ड्रिया हो चुके हैं। इन पुराने माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, तबाह करना है। तो फिर क्या होता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम अराइज होता है किससे, गोल्जी अपरेटस से। इस प्राइमरी लाइसोसोम के पास क्या मौजूद है, कौन से एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। एक डिटेल मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये माइटोकॉन्ड्रिया एक और बड़ा सा एक एक्सपेंडिंग फैगोफोर होता है, वो उसको क्या कर लेता है, इन दोनों माइटोकॉन्ड्रिया को पहले वो डाइजेस्ट करता है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया को पहले हम एक बड़ी सी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में पैक करेंगे, ठीक है, एक बड़ी सी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में पैक करेंगे। ये जो बड़ी सी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑटोफैगोसोम। इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोफैगोसोम। अब ये दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर लेगी, खा लेगी। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑटोफैगोसोम के अंदर आ गए हैं। अब ये जो ऑटोफैगोसोम है एक्चुअली ये फूड वैक्यूल का काम कर रहा है। इधर से प्राइमरी लाइसोसोम आया तो ये ऑटोफैगोसोम के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा और अपनी एंजाइम इसके अंदर भेजेगा। और वो एंजाइम क्या होंगे, वो एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया को छोटे छोटे पीसेस में क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। क्या क्या चीजें निकलेंगी, इससे शुगर मॉलिक्यूल वापस निकल जाएंगे, अमाइनो एसिड निकलेंगे, फैटी एसिड निकलेंगे, न्यूक्लियोटाइड निकलेंगे, इसके अलावा बहुत सी आयरन निकलेंगे कंपाउंड। तो ये सारी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रहा होता है। तो ये प्रोसेस जिसके जरिए बैक्टीरिया कोई भी सेल अपने ही पार्ट को खा जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑटोफेजी। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल अपने आप को खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, अपने आप को खुद ही तबाह कर लेता है। तो ये वो प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन के सेल को बहुत सी कैंसरस न्यूरॉन बनती रहती है। अब अगर उन न्यूरॉन जो कि जरूरत से ज्यादा बन रही है उनको तबाह करना जरूरी होता है, उनकी डीजनरेशन करना जरूरी होता है। तो डीजनरेशन ऑफ सेल इन न्यूरॉन्स टेक प्लेस, और पूरा सेल जो न्यूरॉन जो होती है वो जरूरत से ज्यादा है वो खुद ही अपने आप को तबाह कर देती हैं। तो खुदा का ये मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो न्यूरॉन जरूरत से ज्यादा ना हो, ब्रेन ट्यूमर ना हो, तो वो ट्यूमर सेल खुद ही अपने को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उसको डिस्ट्रॉय करने में कौन हेल्प कर रहे हैं, ये लाइसोसोम। तो उसी के अंदर लाइसोसोम एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स शुरू होता है। एक प्रोग्राम, एक जो प्रोग्राम एक्टिविटी होती है अकॉर्डिंग टू एक जीन कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। तो एक प्रोग्राम के तहत सेल अपने आप को जब डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं एपोटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोटोसिस। यानी सेल अपने आप को खा रहा है, सुसाइड कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। तो इसके नतीजे में हम सेल को ही मार देते हैं। जैसे इंसान जब मां के पेट में होता है तो उसके ये जो फिंगर्स हैं इनके दरमियान ये जो रेड सर्कल है जुड़े होते हैं, वेब्ड होते हैं। तो एक प्रोग्राम के तहत इन सेल अपने आप को खुद ही क्या कर लेते हैं, ऑटोलाइसिस करते हैं, एपोटोसिस कर लेते हैं, तो जिसके नतीजे में आपकी फिंगर्स आजाद हो जाती हैं। और इसी प्रोग्राम के तहत टेल अपने आप को खत्म कर देती है। टेल के सेल क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। जो ये जो डीजनरेशन ऑफ सेल है इसको हम ऑटोलाइसिस या हम इसका दूसरा नाम एपोटोसिस कहते हैं। इससे क्या होता है, न्यूरॉन सेल अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, जिससे आपको कैंसर नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर नहीं हो रहा होता। इट्स मीन कि लाइसोसोम जब काम करना छोड़ देंगे तो ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके सेल जरूरत से ज्यादा जो न्यूरॉन सेल है वो डैमेज हो सकते हैं। सो ये एक बार एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है कि विच वन द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन एपोटोसिस। तो एपोटोसिस में लाइसोसोम इन्वॉल्व है। कौन से ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है एपोटोसिस में, लाइसोसोम। इस तरह से वो मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट कर रहे हैं। कैसी डेवलपमेंट, कि आपके जो टिश्यू हैं, ये जो डेवलपिंग डिजिट्स हैं, इनके दरमियान सेल खुद ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, तबाह कर लेते हैं। तो ये वो प्रोसेस है एपोटोसिस जो टेल लास्ट ह्यूमन में, इंसान में दुम को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। शुक्र करें आपकी दुम कट गई, वरना हम वैसे लोगों की टांगें खींचते हैं, हम दुम खींचते रहते। तो अच्छा है अल्लाह ने हमें हमारी दुम नहीं रखी है। सो नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। चूंकि फैगोसाइटोसिस डाइजेशन है तो डाइजेशन इन अमेबा आपने पढ़ी हुई है। अमेबा क्या होता है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना तो उसमें डाइजेशन हमेशा इंट्रासेलुलर ही होती है। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल एनिमल है, तो उसमें डाइजेशन किससे होती है, वो इंट्रासेलुलर होती है। जैसे ये फूड पार्टिकल है, ये पैरामीशियम है या कोई अमेबा है। ये अमेबा क्या कर रहा है, ये अमेबा एक किसी भी पैरामीशियम को या सॉलिड पार्टिकल या फूड पार्टिकल को फैगोसाइटोस इंजेस्ट कर रहा है, निगल रहा है। तो वो सूडोपोडिया इसके इर्द गिर्द बनाएगा, फिर ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। उसी तरह से इधर से आएगा प्राइमरी लाइसोसोम, उसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बन जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। और फिर ये डाइजेशन के बाद इसको अगर बाहर निकालना है, इसमें से एजेशन करनी है, यूजफुल चीजें ये एब्जॉर्ब कर लेगा
और जो फालतू चीजें होती है वो इंजेक्शन कर लेगा। तो इंजेक्शन एंडोसाइटोसिस के जरिए या फैगोसाइटोसिस के जरिए और इंजेक्शन एक्सोफैगोसाइटोसिस के जरिए। तो सो ये हमारे पास जो फंक्शन थे जो ओवरऑल लाइसोसोम के, इसके अलावा भी बड़े फंक्शंस हैं, जैसे ये लाइसोसोम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। कोलेस्ट्रोल को पैक करके ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है, छोटे छोटे वो मेम्ब्रेन बाउंड पैक बनाकर आगे भेज रहा है। ऑटोफेजी में इसका काम है। बोन रिजॉर्प्शन, बिल्कुल ओस्टियोक्लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ना, बोन रिपेयर में इनका बड़ा काम होता है। ये फैगोसिटिक सेल ऑफ बोन को कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट में भी कौन से सेल ज्यादा होंगे, लाइसोसोम आर मोस्ट अबंडेंट इन ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट आर एक्चुअली द बोन डिसॉल्विंग सेल होते हैं, वो बोन को डाइजेस्ट करते रहते हैं। तो वहां पर भी बोन, इस प्रोसेस को कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। अब ये बोन रिजॉर्प्शन अगर तेज हो जाए तो आपने पढ़ी थी एक डिजीज पढ़ी थी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है क्योंकि बोन सेल क्या हो रहे हैं, वो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपेयर, कहीं से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर डैमेज होगी तो यही लाइसोसोम वहां पर जाकर गैप को फिल कर देगा और रिपेयर कर देगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जितनी भी है वो लाइसोसोम की मदद से होगी है। माइक्रोबियल किलिंग, कोई भी माइक्रोब्स हैं उनको किल करना, ये इनका काम होता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन, तो हमने देखा था ना कि लाइसोसोम से कुछ मटेरियल बाहर निकलते हैं, वो मटेरियल क्या है, उसी बैक्टीरिया के कुछ पार्ट्स होते हैं, डाइजेस्टेड पार्ट्स होते हैं, वो जब बाहर वो प्रेजेंट करता है इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन, जो कि एक्चुअली इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा जीन रेगुलेशन के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो यहां तक हमने लाइसोसोम और इसके फंक्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लाइसोसोम से रिलेटेड वो डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे जिसको हम टे सैक डिजीज या ग्लाइकोजिनोलाइसिस टाइप 2 डिजीज कह रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, और मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर इमरान खान 9291 मेरा यूट्यूब हैंडल है, इसको सर्च करके जरूर लाइक कर लें। इंशाल्लाह आपको किसी भी बायो से रिलेटेड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।